हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल होम साइंस विथ ट्रिक में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक बता रही थी, जिसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको वो चीज़ें दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या किया था, आपको 3 चैप्टर खत्म किया। रेशों की विशेषताएं, उत्पादन आप देख रहे हैं। इसमें मैंने वस्त्र विज्ञान, परिचय, महत्व एवं परिभाषा, शब्दावलियां जिसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी सारा बताया। वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण बताया। वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण बताया। और जिन लोगों को मेरी वीडियो नहीं मिल रही थी, बोले थे मैम प्लेलिस्ट नहीं है, तो मैंने बना दिया है। अब आपको मैंने ये एक चैप्टर नहीं पढ़ाया, रेशे का परीक्षण, जिसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले सारे रेशे के बारे में जान लीजिए। आज मैं आप लोगों को कपास के रेशे, वेजिटेटिव फाइबर बताना चाहती हूँ। उसमें मैंने थोड़ा बता भी दिया, जैसे इसका उद्गम और इतिहास बता दिया, जिसमें मैंने बताया था कपास का रेशा कैसा होता है। तो कपास का रेशा विश्वव्यापी बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। यूनिवर्सल फाइबर बोलने की वजह क्या है? तो इसको विश्वव्यापी रेशा बोलने की वजह यह है कि इसके गुणों के कारण, मतलब इसके उपयोग करने के आधार पर, इसमें जो बहुत सारे रेशे के क्वालिटी होनी चाहिए, उन क्वालिटी के आधार पर, जैसे इसमें क्या है, अवशोषक क्षमता ज्यादा होती है, धुलने में आसानी होता है, इसमें अम्ल क्षार का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता तो है, लेकिन अगर आपने हल्का यूज किया तो ज्यादा रफली, मतलब आप इसको सोने बैठने में सब में आराम रहता है। हर वर्ग के लोग पहन सकते हैं, हर आयु के लोग पहन सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, यह रेशा क्या हुआ, विश्व में मतलब सबके लिए लोकप्रिय हो गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। मतलब पूरे विश्व में व्याप्त है, और मतलब है वहां पे, ये है मतलब वहां के लोग यूज करते हैं, कहने का इतना मतलब है। और क्या हुआ कि इसको सभी देशों में इसको लोग पसंद करने लगे, लोकप्रिय हो गया, इसलिए इसे यूनिवर्सल फाइबर या विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। विश्वव्यापी रेशा तो ये हो गया, लेकिन इसका उत्पादन कैसे कैसे हुआ? तो सबसे पहले भारत में तो ये बहुत सदियों से इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों से मिलता है कि भारत में इसका उत्पादन बहुत पहले से किया जा रहा है। लेकिन देखा कि 13वीं शताब्दी में इसका उत्पादन यूरोप में किया गया। 17वीं शताब्दी में इसका उपयोग अमेरिका में स्टार्ट किया गया। अमेरिका में 17वीं शताब्दी में स्टार्ट तो जरूर किया गया, लेकिन अपने उत्पादन, अपनी क्वालिटी के आधार पर क्या हुआ कि ये जो रेशा है, ये ऐसा हुआ कि ये रेशा क्या किया, मतलब वहां पे ज्यादा इसका उत्पादन हो गया। और ये भी कुछ पहले टाइम तक क्या था कि प्रथम स्थान पे अमेरिका था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, भारत प्रथम स्थान पे हो गया है कपास के उत्पादन के। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको कपास की क्या बताई, जलवायु, कहाँ कैसी जलवायु का प्रयोग करते हैं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितने दिनों का ये पौधा है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। और ये मैं आपको इस पे इस तरह से बता देती हूँ, जो चीजें आपको थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, तो क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपने देख लो, ये है कपास। मैं ऐसे कर दूंगी तो क्या होता है ना, चीजें याद रहती है, बुक तो सभी पढ़ते हैं। कपास क्या होता है, कि कैसा पौधा है, कहाँ मतलब इसकी उपज अच्छी होती है, तो जहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु, कहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु में प्लांट क्या होता है, अच्छा ग्रो करता है। इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। ये चीज आप देख ली, कैसी जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जलवायु तो इसकी हो गया। अब आएगा नेक्स्ट नंबर की, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो क से कपास होता है, और क से ही क्या होता है, काली मिट्टी होती है। ठीक है, काली मिट्टी होती है। क्या होती है, क से कपास और क से काली मिट्टी होती है। इस चीज को आप जान गए। काली मिट्टी कैसी होती है, इसकी क्वालिटी, तो ये क्षारीय होती है। काली मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, इस पे कपास पे क्या होता है, क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता और अम्ल का प्रभाव पड़ता है। इसी जान रहे, मिट्टी कैसी होती है, तो काली होती है। और ये अगला आता है कि इसमें कितने दिनों की मिट्टी, जान गए। इसकी बुआई करना अभी हम बता देंगे। मिट्टी तो चलो ठीक है, लेकिन इसका क्या हुआ, ये मिट्टी कैसी, मिट्टी तो आप जान गए। अब नंबर क्या आता है, जलवायु जान गए, मिट्टी जान गए। अब आपका आता है वर्षा। तो आपने इसमें जाना है कि 30 से कितने प्रतिशत, 38 सेंटीमीटर हम यहाँ पे वर्षा में ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, अगला आता है टाइम, तो कितने दिन में होता है, तो आप बोलेंगे मैम ये 200 दिन में ये मतलब पूरा परिपूर्ण मेच्योर होकर तैयार हो जाता है। और ऐसे बोले तो ये 1 वर्षीय पौधा माना जाता है। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी, इतनी चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिख दी। पहला जो है कि इसकी मिल कहाँ बनी थी, तो 1818 में कहाँ बनी थी, कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है इस टाइम, तो आप बोलेंगे मैम भारत है। इतनी चीजें आप जान गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट नंबर आता है कि इसके पौधे की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके पौधे किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इन पौधों की विशेषताएं। तो जो आप कह सकते हो कि जो कपास का प्लांट होता है, क्या होता है, जो कपास का प्लांट होता है वो क्या होता है, कपास का पौधा, जिसे आप लिख सकते हैं प्लांट। ठीक है, तो कैसा होता है ये प्लांट, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है बड़ा पौधा, बड़ा पौधा। दूसरा क्या होता है, मझला, मध्यम।
और तीसरा क्या होता है, तो आप बोलेंगे झाड़ी बोल सकते हैं, झाड़ी के रूप का होता है, जो छोटा होता है, जिसे और भी किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे मैम श्रब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप जान गए। अब आती है इसकी बुआई की बात। तो इसकी बुआई के लिए आप जानोगे कि मैम इसकी बुआई के लिए आपने जान लिया उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी, तो उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए, मिट्टी कैसी, काली होनी चाहिए। ये सब बुआई की बात हो रही है। मैं यहाँ पे सब पूरा क्लियर कर देती हूँ एक तरफ से, आपको आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया बुआई। ठीक है, अब यहाँ बुआई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मिट्टी कैसी, तो आप बोलेंगे मैम काली मिट्टी। किस मिट्टी में इसकी बुआई होगी, तो काली मिट्टी में। जलवायु कैसी, तो आप बोलेंगे मैम उष्णकटिबंधीय। कैसी, उष्णकटिबंधीय, जहाँ गर्मी भी हो और ठंडी भी हो, 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे एक ग्लोब होता है ना, तो विषुवत रेखा बीच से जाती है, तो बीच के जस्ट ऊपर जो 30 सेंटीमीटर जो विषुवत रेखा पे 30 डिग्री अंश पे जो होते हैं, जिन लोगों का निवास स्थान होता है, वहीं पे ये क्या होता है, अच्छा होता है। तो आप जान गए बुआई। अब आपको क्या जानना है कि इसकी क्या बोलते हैं, मिट्टी कैसी हो गई, उष्णकटिबंधीय जलवायु आप जान गए। और बरसात कितनी होनी चाहिए, वहां पे ये होता है तो 30 से 38 सेंटीमीटर जहां पे बारिश होगी, वहां ये प्लांट क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट नंबर आपने जान गए एक वर्षीय पौधा, इतनी चीज तो जान गए। अब नंबर आता है इसकी बुआई। तो आपने बुआई कर दी। बुआई के बाद क्या होता है, आप सोहनी करोगे, जिसे निराई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई कब करोगे, जब इसका प्लांट कितना 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। निराई करने से क्या होगा, खरपतवार इत्यादि चीजें क्या होंगी, निकल जाएंगी। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ गए। एक प्लांट के एक टहनी में कितने पॉट्स होते हैं, तो 3 से 5 पॉट्स कली निकलती है। कली बाद में मेच्योर होकर क्या बन जाती है, पॉट्स बन जाती है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे ये पॉट्स क्या होता है, तो पॉट्स का मतलब होता है कि जिसमें बीज भी हो और रेसे हो, दोनों मिला हुआ जिसमें चीज होती है, वही पॉट्स होता है। मतलब फल, कपास के पौधे का फल मतलब क्या, पॉट्स। पॉट्स में क्या, बीज भी रेसा भी। पॉट्स को बीना जाता है। पॉट्स को बीनेंगे, प्लांट से जब ये झड़ेगा तो इसको क्या करते हैं, बीना जाता है। बीने की क्रिया क्या कहलाती है, तो पिकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बीनना या पिकिंग कहलाती है। बीनने के बाद फिर क्या किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि मैम बीनने के बाद क्या होता है, इनसे रेसे निकाल लिए जाते हैं। क्या किया जाता है, पिकिंग के बाद रेसे निकाले जाते हैं और बीज को रेसे से अलग किया जाता है। इतनी चीज आपने समझ ली। अब नंबर आता है कि तो हमने प्रोसेस जान लिया, 3 सेंटीमीटर का जब हुआ तब हमने उसकी निराई कर दी। इसमें क्या, वो फूल आते हैं। पॉट्स कैसे बनता है, तो इसमें फूल आते हैं। फूल किस रंग के होते हैं, तो क्रीम कलर के होते हैं, बैगनी कलर के होते हैं, नीले रंग के होते हैं, सुनहरे कलर के होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में फूल क्रीम रंग का होता है, बाद में ये बैगनी रंग का होता है। जब बैगनी रंग का होता है तो प्लांट क्या होता है, वो पॉट्स क्या होता है, उसी बैगनी रंग के होने के बाद वो पॉट्स में चेंज होता है और वो मेच्योर हो जाता है। उसके रेसे क्या होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इतनी चीजें आप समझ गए। उसके बाद नंबर आता है, तो आपने तो रेसे निकाल लिए, पॉट्स जब ये पॉट्स को जब अलग किए तो इसमें से रेसे निकाल लिए। रेसे से क्या किया, वस्त्र बनेगा, कताई होगी, ये सब सारी प्रोसेस होगी। ये बीज का क्या होता है, तो बीज से क्या होता है, तेल बनाए जाते हैं। ठीक है, बीज से क्या होता है, तेल बनाए जाते हैं, खली के रूप में यूज किया जाता है, कागज बनाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं, इत्यादि कामों के लिए यूज होता है। मैं आपको ये बता दी कपास के प्लांट की सारी जानकारी। ठीक है, और जो ये रेसा निकलता है की तरह, जो ये रेसा निकलता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो बोलेंगे मैम आधा से लेके 2.5 इंच तक इस रेसे की क्या होती है, लंबाई होती है। इतनी चीजें आपने समझ ली और मैं क्या हुआ, पूरा चीजें बता दी देखो आपको। अब नेक्स्ट नंबर आता है कि इसको क्या कि वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाए। अब तक तो आपने तोड़ लिया, बो लिया, रिपोर्ट से रेसे अलग कर लिया, बीज को खलीक बनाने के लिए भेज दिया, पटाखे बनाने के लिए भेज दिया, कागज बनाने के लिए भेज दिया। आप सब चीजें यहाँ तक जान गए। अब नंबर आता है इसके प्रोसेस का। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, तो कपास के रेसे से पहले सूत, थ्रेड तैयार किया था। पहले क्या बनाया जाता है, तो थ्रेड, यही कहते हैं ना, रेशा, धागा, बुनाई, कपड़ा। फिर वो कपड़ा कैसा, ग्रे गुड्स होता है, मतलब जो मिल पर से डायरेक्ट उतरता है, उस ग्रे गुड्स पे परिसज्जा करके पहनने योग्य कपड़ा बनाया जाता है। इसके स्टेप होते हैं। तो आपने देखा, पहले तो आपने रेशा प्राप्त किया, कैसे, पिकिंग की। पिकिंग मतलब करने के बाद फिर उनमें से दोनों को अलग किया, रेशे को अलग, बीज को अलग प्रोसेस में अलग कार्य के लिए भेज दिया। रेशे के क्या किया, धागा बनाने के लिए भेज दिया।
तत्पश्चात इन्हें सूत बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, परंतु वस्त्र तैयार करने के लिए कपास के रेशे को निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आप ये चीजें यहाँ तक समझ गए। अब गुजरना क्या पड़ता है, तो पहले कोये को एकत्रित करना पड़ता है। कोया प्लांट मतलब कोया क्या हुआ, पक गया, पक जाएगा तो आप उसको बीन लिए, पिकिंग कर लिए, पिकिंग के बाद क्या हुआ, कलेक्ट कर लिए। पिकिंग करे, बीन लिए, तो बीन के एक जगह रखते ही तो हो, तो वो क्या हो रहा, कलेक्ट हो रहा, कलेक्शन ऑफ पॉट्स, पॉट्स को एकत्र कर लिए। ठीक है, एकत्र करने में देखो आपने क्या किया, कपास के पौधे पर लगे कोए जब पककर तैयार हो गए तो फटने लगते हैं, तब इन्हें हाथ से बाई हैंड पिकिंग, देखिए ये चीज लिखा हुआ है, अथवा मशीन से बाई मशीन पिकर के माध्यम से तोड़कर एकत्रित कर लिए जाते हैं। अगर उपयुक्त समय में इन्हें तोड़ा नहीं जाएगा तो ये नीचे गिर जाएंगे, धूल मिट्टी में ऐसे उड़ के मिल जाएंगे और क्या होगा, गंदा हो जाएगा रेशा। नेक्स्ट देखिए वही नंबर आ रहा है, क्या हुआ, बिनौले अलग करेंगे। किस प्रक्रिया द्वारा, बीज से, आपको मैं टर्मिनोलॉजी बताई थी और पूछी भी थी पर किसी ने आंसर नहीं दिया। बीज से रेशे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो गिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। ओटना जिसे कहते हैं, बिनौले अलग करना। कपास के कोये से बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं। आप जान गए कपास का कोया का मतलब क्या, उसका फल, उसके फल। जैसे आप मान लो मैंगो ले लो, तो मैंगो में क्या होता है, पल्प भी होता है और बीज भी होता है। तो पल्प की जगह कपास के रेशे में क्या रख लोगे आप, तो आप कह दोगे कि मैम फाइबर और बीज, तो इन अलग करने की प्रक्रिया क्या, गिनिंग हो गई। और इसमें ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, ओटने के कार्य क्या कहते हैं, कपास के कोये में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटा का मतलब गिनिंग प्रक्रिया कहती है, दोनों को अलग किया था। कपास के कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसे पिकर कहते हैं। सॉरी, गिनिंग, पिकर तो यहाँ पे होता है, गिनिंग मशीन द्वारा किया था। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। कपास ओटने का कार्य मुख्यतः 3 विधियों से किया जाता है। ओटने का, गिनिंग की प्रक्रिया आप समझ रहे होंगे ना, मतलब कि रेशे से बीज को अलग करने की प्रक्रिया कितनी दे रहा है, 3 तरीके दे रहा है। एक हाथ से ओटन, ओटनी, हैंड गिन, छड़ और ओटनी विधि, रॉड्स एंड प्लैंक मेथड। नेक्स्ट है मशीन ओटनी, मतलब मशीन गिन। ठीक है, 3 तरह से ओटनी की जाती है, उनको बस अलग किया जाता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है गांठे बनाना, बालिंग जिसे कहते हैं। आपने क्या किया, खेत जान गए कैसा रेशा है, कहाँ उपयोग किया था, कहाँ कहाँ कब इसका उत्पादन हुआ, मिल कहाँ बनी, तो 1818 में कलकत्ता में बनी। कैसी जलवायु चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, फिर कैसे प्लांट तैयार हो गया, कब आप समझ जाएंगे प्लांट मेच्योर हो गया। पॉट्स बन गया, तो पॉट्स में से किसको कैसे बिनेंगे, तो पिकिंग मेथड द्वारा, मशीन भी होती है उसको बिनते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे एक जगह कलेक्शन, पॉट्स ऑफ कलेक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, कलेक्ट करने के बाद उन रेशों को बीज से अलग करते हैं, जिसको गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग के 3 मेथड दिया, हाथ से, मशीन से, छड़ से। इतनी चीज आप समझ गए। अब गांठे लगाना जिसे क्या कहते हैं, बॉलिंग। रेशे से बीज अलग करने के पश्चात इन्हें दबाकर इनकी गांठें बनाई जाती हैं। रेशे से बीज अलग कर लिया, अब रेशे अलग, अब रेशों को क्या एक जगह इकट्ठा करके उनको दबा कर गट्ठर बना दिया जाता है, कहने का मतलब है। गांठें बनाने का कार्य भी मशीन की सहायता से किया जाता है। इसे गांठों का वजन 500 पाउंड होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब गट्ठर तैयार किया जाता है ना, वो गट्ठर की कितने वेट होते हैं, तो 500 पाउंड होना है, मतलब उसकी वजन कितना होता है, तो 500 पाउंड लगभग होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका गांठे बनाना, बॉलिंग आता है। अभी मैं सारा एक एक पॉइंट करके समझा दूंगी, पहले देख लो आप। देखो ऐसे बना रहे हैं, देख रहे हैं, स्वच्छ कपास पृथक हो रहा है इसमें से, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो कपास के यंत्रों पहले यहाँ से देखो डाल रहे हैं, ठीक है, यंत्रों में कूड़ा करकट अलग हो रहा है। कपास की चादर देखो यहाँ से डाल रहे हैं, इधर से देखो निकल रहा है, हवा का तेज झोंका दे रहे हैं। जैसे आपने देखा हो गाँव में धान जब हो जाता है, धान की ओसाई की जाती, गेहूं होता है, तो बड़े बड़े पंखे होते हैं, इसे चलाया जाता है, हाथ से चलते हैं। बहुत लोग टेबल फैन का यूज करते हैं। तो क्या होता है, जो अनाज जिसमें दाने होते हैं वो नीचे गिरता है, धूल कण जिसमें दाने नहीं होते वो दूर जाता है। वही प्रक्रिया इसमें भी की जाती है। तो क्या होता है, बीज नीचे गिर जाता है, रेशा हल्का होता है तो दूर जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है गांठे खोलना और मिलाना। अभी आपने क्या किया, तो अभी आपने पॉट्स कलेक्ट किया, कलेक्ट के बनने बाद आपने गिनिंग किया, मतलब ओटाई की, बीज से रेशे को अलग किया। उसके बाद उनकी गट्ठर बनाई। गट्ठर कितना होना चाहिए, तो 500 पाउंड का कम से कम होना चाहिए, लगभग होता है। उसके बाद फिर गांठे खोलना व मिलाना, ओपनिंग एंड बाल्स एंड ब्लेंडिंग। मिलों में गांठें पहुंच, अभी गांठ कहाँ पहुंचेगी, तो मिल में पहुंची। पहली मिल कहाँ बनी, 1818 में कलकत्ता में। ठीक है, तो ये जो गांठें हैं वो मिल में पहुंची। तो क्या मिल में ऐसे ही थोड़ी बनने लगेंगे रेशे, नहीं, तो उसका क्या करेंगे, मिल में अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहुंचने के बाद सभी गांठों को खोलकर आपस में मिलाया था। वो जो 500 पाउंड के गांठें बनाए गए थे ना मिल में पहुंचाने के लिए, उनको खोलकर फिर उनको भी आपस में क्या किया था, मिक्स कर दिया था। इसीलिए ब्लेंडिंग शब्द का यूज किया गया है।
इससे सभी प्रकार के रुई आपस में मिल जाते हैं तथा रुई में समानता आ जाती है। मैंने एक यूट्यूब पे से वीडियो लेकर के आप लोगों को ज्ञान के लिए डाला है। आप कॉटन प्लेलिस्ट में जाना, कॉटन में जब कॉटन का एक चैप्टर मैंने दिया उसके नीचे मैंने इसकी प्रोसेस की भी एक वीडियो डाली है, उस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। आप उसको एक बार देख लोगे तो ये सब सारी प्रोसेस आपको याद हो जाएगी। तो खोलकर आपस में मिला लिया था, इससे सभी प्रकार के रुई आपस में मिल जाते हैं तथा रुई में समानता आ जाती है। कोई गांठें कैसी रहेगी, कोई गांठें दूसरी तरह की रहेगी। जब सबको एक में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सारी समानता आ जाएगी। गांठें बनाना व मिल तक लाने के दौरान रुई में कई प्रकार की अशुद्धियां व धूलकर प्रवेश कर जाते हैं, इनकी सफाई की जाती है। गांठों को आपस में मिलाना, सफाई करना, सुलझाना आदि कार्य मशीन की सहायता से किए जाते हैं। ये मशीन जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वे उन्हें क्या कहते हैं, ब्रेकर, इंटरमीडिएट तथा फिनिशर क्या होता है, ध्यान देना। जो मशीन में जो प्रक्रियाएं होती हैं, मशीन में क्या होती है, फंक्शन प्रक्रिया की आती है, वे प्रक्रिया क्या है, ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर, ठीक है। इन मशीनों से निकलने के पश्चात साफ रुई 1 इंच मोटी तथा 40 इंच चौड़ी, 1 इंच मोटी कब, जब ये गांठें खोलने के बाद, मिलाने के बाद, जब ब्रेकर, इंटरमीडिएट, फिनिशर प्रक्रियाएं हो जाती है मशीनों द्वारा, तो ये 1 इंच मोटी, कितनी, 1 इंच मोटी, 40 इंच चौड़ी, चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा, तैयार चद्दर तैयार किया जिसका वजन 40 पाउंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पे धुनाई। अब तक तो आपने क्या देख लिया, गांठें बना ली, गांठें खोल ली, मिला ली, मशीन के अंदर भेज दी, वहां से क्या हुआ, साफ हो गया। साफ होने के बाद एक मोटी लेयर बन गई जो 40 इंच चौड़ी थी और 1 इंच मोटी बन के तैयार हो गई। भार कितना था, 40 पाउंड। अब नंबर आता है रियल में, अब जाके प्रोसेस का नंबर आता है कि क्या, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोइंग और स्पिनिंग। अब जाके ये इंपॉर्टेंट यहां से शुरू हो जाता है। तो धुनाई क्या होता है, कार्डिंग, धुनाई का कार्य हाथ और मशीन दोनों से किया जाता है। इस प्रकार से रेसे बिल्कुल ही साफ होकर लंबे व समांतर हो जाते हैं। धुनाई कैसे की जाती है, हाथ से भी। आपने देखा होगा जो गांव में रजाई उजाई बनाई जाती है, गांव में कह रहे सॉरी, जैसे गांव से लगे मार्केट में कहीं भी जहाँ पे रजाई उजाई बनती है, ओढ़ने वाली क्विल्ट जो होती है, तो उसको आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि उसको एक मशीन होती है जिसमें से रुई भेजते हैं, पुरानी पुरानी रुई, जिनके घर में पुराने बिस्तर हो जाते हैं, गद्दे रजाई के, वो निकाल क्या करते हैं, जहाँ पे ये बनता है वहां पे ले जाते हैं, तो वो उसको धुनते हैं। जब वो धुनते हैं तो क्या होता है, वो पुरानी से पुरानी रुई हो चाहे जैसी भी हो, नई जैसी होती है, जो मशीन के अंदर जाती है, फिर उसको क्या करते हैं, फिर नया करके फिर रजाई में भर देते हैं। वही काम धुनाई, उसी प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है धुनाई कार्य हाथ और मशीन दोनों से किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेसे बिल्कुल ही साफ होकर लंबे एवं समांतर हो जाते हैं, ठीक है। मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने के पश्चात रुई इसमें फंसती जाती है जिससे रेसे खींचकर समांतर होते जाते हैं। इन रेसों को एक बड़ी कीप फ्यूनल से होकर निकाल दिया जाता है जिससे ये दबकर एक गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं। इन गोलाकार पट्टी को क्या कहते हैं, कार्ड स्लीवर कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, कार्ड स्लीवर, कॉम्ब स्लीवर। तो कार्ड स्लीवर कौन सा होता है, जो धुनाई के बाद निकलता है। जो धुनाई के बाद एक पट्टी निकलती है उसे क्या कहते हैं, कार्ड स्लीवर कहते हैं। और कॉम्ब स्लीवर करके जो कॉम्बी के बाद तैयार होता है उसे कॉम्ब स्लीवर कहते हैं। तो जो धुनाई के बाद, ध्यान देना, एक रुई मतलब साफ रुई जो निकलती है, जो रेसे के लिए तैयार हो रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहे हैं, तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, जो कार्डिंग के बाद निकलती है, इसे कार्ड स्लीवर कहते हैं। अब यह गोलाकार पट्टी कताई हेतु तैयार है। समझ गए, यहां से क्वेश्चन आया, मैंने देखा है कि जो कताई हेतु तैयार पट्टी को होने के पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कार्ड स्लीवर कहते हैं। धुनाई प्रक्रिया की जाती है, उससे जो पट्टी तैयार होती है, मतलब वो जो कॉटन तैयार होता है, इसके प्रोसेस के बाद धुनाई में उसमें हुक लगे रहते हैं, कांटे, उसमें से जब ये साफ हो जाता है फिर एक फ्यूनल होता है, उसमें से इसको भेजा जाता है और एक पट्टी तैयार होती जाती है, तो उसे कार्ड स्लीवर कहते हैं, ठीक है। अब यह गोलाकार पट्टी कताई हेतु तैयार है, मतलब स्पिनिंग के लिए तैयार है। इस पट्टी से अच्छे किस्म के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आगे देख लीजिए कॉम्बिंग की प्रक्रिया। आपको मैंने बताया था ना, कार्डिंग होता है, कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग होता है, फिर ड्राइंग आउट होता है, फिर रोविंग होता है, उसके बाद क्या होता है, स्पिनिंग होती है, कताई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो आप देखो यहाँ पे 6 नंबर है, कंघी करना, कॉम्बिंग। कार्डिंग करने के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है। कार्डिंग करने के पश्चात किसकी करके कहते हो, आप बोलेंगे कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। कॉम्ब का मतलब जैसे अपने बालों को आप सुलझाते हैं, सीधा करते हैं, बाल अगर आप धुल लो, वॉश कर लो, उसके बाद क्या होता है,
होता, आपके बाल क्या होते हैं एक दूसरे में उलझ जाते हैं। तो उस आपने कंघी करना, तो जो बाल जड़ से निकले मतलब छोड़ देते हैं जो जड़ों को, वो कंघी में आ जाते हैं, वो झड़ जाते हैं नीचे, और जब क्या होता है बाल सुलझ जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कॉम्बिंग प्रक्रिया कहलाती है। कार्डिंग करने के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, परंतु कंघी करने की प्रक्रिया सभी रेशों पे नहीं की जाती। जो स्टेपल फाइबर होते हैं ना, उस पे कॉम्बिंग की प्रक्रिया नहीं की, फिलामेंट पे नहीं की जाती, क्योंकि यह एक महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के रेशे को और भी चिकने व समांतर कर दिया जाता है। छोटे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाता है। सूक्ष्म एवं एक समान लंबाई वाले चिकने रेशे समांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार कार्डिंग विधि से जो पोनियां तैयार की जाती है उसे कॉम्ब स्लीवर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्डिंग विधि से जो पोनियां तैयार की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे कॉम्ब स्लीवर, कॉम्ड स्लीवर बोलेंगे। कार्डिंग आपने पहले पढ़ा था ना, कार्डिंग, दूसरे नंबर पे कॉम्बिंग। तो कार्डिंग विधि से जो बोनियां तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं, कॉम्ब स्लीवर कहते हैं, ठीक है। और जो कार्डिंग जो की जा रही थी उस टाइम जो पोनियां बन रही थी उसे कार्ड स्लीवर कह रहे थे। कॉम्बिंग के बाद जो बनेंगी ये पोनियां उसे क्या कहेंगे, कॉम्ब स्लीवर कहेंगे। इससे उत्तम कोटि के मजबूत एवं मुलायम वस्त्रों का निर्माण होता है। छोटे छोटे रेशे निम्न कोटि के वस्त्र बनाने व अन्य कार्य में जैसे कागज रेयान बनाने के वस्त्र आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ, जो छोटे रेशे होते हैं उनका प्रयोग ही देखे ना, रुई की पट्टियां, रुई लिंटर्स, कॉटन लिंटर्स का प्रयोग रेशम रेयान बनाने के लिए किया जाता है ना, तो वो ये सब चीजें क्या रेयान में यूज की जाएगी। नेक्स्ट आता है पोनी बनाना, मतलब सिल्वरिंग। इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी व पतली पतली पोनियां बनाई जाती है, जिसकी लंबाई 6 से 7 इंच होती है। क्या होती है, 6 से 7 इंच होती है। मोटाई कितनी होती है, तो 1 इंच होती है। जब पोनियां बनाई जाती है तो क्या होता है, इसकी लंबाई 6 से 7 इंच होती है और मोटाई कितनी होती है, 1 इंच होती है। पोनी बनाने के लिए कार्ड स्लीवर और काम्ब स्लीवर, इसमें स्लाइवर लिखा है, स्लाइवर को मशीन में से गुजारा जाता है। जो आपने कार्ड स्लीवर कहाँ देखा था, जब आपने क्या किया था, कार्डिंग की प्रक्रिया से कार्ड स्लीवर तैयार हुआ था, कॉम्बिंग की प्रक्रिया से काम्ब स्लाइवर। तो आपने यहाँ तक देख लिया कि 6 से 7 इंच मोटाई, 1 इंच मतलब चौड़ी क्या होती है। तो ये जो पोनी बनाई जाती है वो तैयार किया था। पोनी बनाने के लिए कार्ड स्लाइवर और कॉम्ब स्लाइवर का मतलब होकर इन्हें क्या कहता है, को मशीन से गुजारा जाता है, जिससे मोटी पोनियां पतली पोनी में बदल जाती है। साथ ही रेसे आपस में और सट जाते, पोनी नहीं तो चोटी, जैसे पोनी बनाना वही चीज कह रहे हैं, सट जाते हैं, जिससे इसकी रचना और सघन और भी क्या होती है, सघन हो जाती है। अब इन्हें रोलिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार इस मशीन से महीन व लंबी पोनियों का निर्माण हो जाता है। इन पोनियों में थोड़ी ऐठन दी जाती है, परंतु इनमें तनाव सांभर टेंसिल स्ट्रेंथ का अभाव होता है, फलतः जरा सा झटके लगते हैं कि टूट जाते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा, तो अब तक आपने यही पढ़ा कि आपने कार्डिंग की और कॉम्बिंग की। अब आप क्या नंबर आता है, तो आप स्पिनिंग का नंबर आता है, ठीक है। उसमें भी आपने फिर स्लीवरिंग पोनिया बनाई। अब आप क्या होता है, स्पिनिंग करेंगे, कताई करेंगे। पूरी निर्माण के पश्चात सूत की कताई हाथ अथवा मशीन द्वारा की जाती है। मशीन में इन्हें कताई के यंत्र स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ाया जाता है। इस फ्रेम में तीव्र गति से चलने वाले रोलर्स लगे रहते हैं। इन रोलर्सों के बीच में से होकर पोनियों को गुजारा जाता है, क्या करने के लिए, स्पिनिंग करने के लिए, जिससे इनकी खिंचाई व बटाई ट्विस्टिंग भी हो जाती है। ट्विस्टिंग क्यों कहती है, क्योंकि लंबा रेशा क्या अगर मोटा है तो खींचने के बाद क्या वो पतला होते जाए। अंत में वांछित मोटाई का धागा तैयार हो जाता है। कताई करते समय धागे में पर्याप्त ऐठन भी आ जाती, जिससे मजबूत धागे का निर्माण हो जाता है। इन धागों को बॉबिन, स्पूल, लच्छी, स्कीन को देखिए, लच्छी को क्या कहते हैं, स्कीन कहते हैं, या बॉल के रूप में समेट लिया जाता है। या तो इन्हें बॉबिन में समेट लिया जाता है, या इन्हें स्पूल पर लपेट लिया जाता है। लच्छी या तो बना दिया जाता है, तो बॉल के रूप में इन्हें लपेट दिया जाता है, ठीक है। हाथ से कताई तकुआ, स्पिंडल या चरखा से होती है, परंतु इसमें ज्यादा श्रम व शक्ति लगती है। मशीन से आकार शीघ्रता से कम समय में संपन्न हो जाता है। अब नंबर आता है बुनाई का, वीविंग। आप क्या करेंगे, पहले आपने देखो, अभी मैं सारी चीजें बताती हूँ, अच्छा पहले ये चीजें पढ़ लो एक बार। बुनाई, वीविंग, तैयार सूत से वस्त्र बुनने का कार्य किया जाता है। तैयार अगर आपने रेशा बना, जैसे आपने ऊन आपके पास है तो एक रेशा ही होता है ना। आप कैसे होता है, देखो यहाँ पे लिखा है बॉलिंग, तो बॉल के रूप में होता है ना ऊन। देखो पहले लोग लच्छी लेते हैं, लच्छी क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं, गोले को क्या बॉल कहते हैं। फिर उसके बाद आप नीटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं ना, तो एक बुनाई नीटिंग होती है, एक बुनाई वीविंग होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो बुनाई
बुनाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो तैयार सूत से वस्त्र बुनने का कार्य किया जाता है। कई बार बुनाई से पूर्व सूत को रंग लिया जाता है, अन्यथा वस्त्र निर्माण के पश्चात इनकी रंगाई की जाती है। एक देखो ये अलग अलग रंगाई के डाइंग का चैप्टर होता है, किसमें टॉप डाइंग होता है ना, ऐसे ऐसे टाई एंड डाई ऐसी चीजें होती है। क्या होता है, कोई रेसे रंग ले जाते हैं, किसी को वस्त्र बनाने पे रंग लिया जाता है, किसी पे छपाई कर दी जाती है। ये चीजें आपको जब मैं परिसज्जा पढ़ाऊंगी या डाइंग वाला चैप्टर तब बताऊंगी बहुत क्लियर। तो क्या किया जाता है, इनकी रंगाई कर दी जाती है। बुनाई प्रक्रिया में ताने व बाने के धागे का प्रयोग किया जाता है। ताना, ताने का मतलब जो इस तरह जैसे बुक की चल रहा है ना, बुक ये ताना है, जैसे इसकी लाइनें चल रही हैं। बाना इसको भरने का काम करता है, जो ऐसे रेसे रहते हैं। तो वही ताना पहले, फिर बाने, तने और बाने का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बुनाई से वस्त्र विविधता आती है, जिससे सादी बुनाई से लॉन्ग क्लॉथ, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को थोड़ा देख लेना कि सादी बुनाई, लॉन्ग क्लॉथ किस बुनाई से तैयार किया जाता है, सादी बुनाई से, ठीक है। मलमल, कैम्ब्रिक आदि वस्त्र तैयार किए जाते हैं। 2 प्लाई यार्न सूत से सूती धागे के साथ, या प्लाई किसे कहते हैं, ये सब चीजें मैं आपको सब बताऊंगी। जिसमें 2 धागे मिलके एक धागा बन जाता है, उसे कहते हैं 2 प्लाई यार्न सूत से सूती धागे के साथ रेयान का धागा मिश्रित कर स्काई सूट, बास्केटबॉल, फुटबॉल के यूनिफॉर्म तैयार किए जाते हैं। किससे, 2 प्लाई यार्न से। ट्विल बुनाई से डेनिम, जींस आदि के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यहाँ से देखिए आपको 3 क्वेश्चन मिल रहा है। लॉन्ग क्लॉथ, मलमल, कैम्ब्रिक किस बुनाई से, सादी बुनाई से तैयार किए जाते हैं। 2 प्लाई यार्न सूत से क्या तैयार किए जाते हैं, तो सूत धागे के साथ रेयान का धागा, कह रहे 2, जैसे 2 धागे जब मिलते हैं और एक जब बनता है तो वो 2 प्लाई यार्न कहलाता है। धागे का मिश्रित कर लेते हैं तो स्काई सूट, बास्केटबॉल, फुटबॉल के यूनिफॉर्म तैयार किए जाते हैं। ट्विल बुनाई से क्या तैयार किया, डेनिम के वस्त्र, जींस आदि तैयार किए जाते हैं, ठीक है। साटिन बुनाई से बिल्कुल चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब देखो यहाँ बुनाई की बात आपसे कर दी, बुनाई होने लगी। बुन के कपड़ा तो तैयार हो गया, अब आपके पास कपड़ा आ गया। किसी में ट्विल बुनाई उपयोग किए, किसी में आपको क्या कहते हैं शादी बुनाई उपयोग किए, किसी में 2 प्लाई 2 धागों का प्रयोग किए। ऐसे करके क्या वो वस्त्र तो बन गया। अब उस वस्त्र, क्या वो वस्त्र आप पहन लोगे, तो आप नहीं पहन सकते, क्योंकि क्या होता है, वस्त्र गंदा होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, मतलब उसकी क्लियर ज्यामिति नहीं होती है, उसमें क्या होता है बहुत सारी प्रोसेस करने होती है, वो कपड़ा कलर नहीं होता है, तो वो भद्दा होता है, ठीक है। तो उसको आप पहन नहीं सकते। उसके लिए क्या किया, तो परिसज्जा किया जाता है। देखिए लिखा कि बुनाई की विधियों से विस्तृत विवरण संबंधित अध्याय में दिया गया। पीछे में सारा क्लियर करूंगी, आपको एक एक करके पिक्चर दिखा के, बना के, अपनी नोट से सब तैयार करवाऊंगी। नेक्स्ट है परिसज्जा, फिनिशिंग। वस्त्र बुनाई के पश्चात उन्हें विभिन्न विधियों से परिसज्जा देकर परिष्कृत किया जाता है। इससे वस्त्र सुंदर, आकर्षण एवं अधिक उपयोगी हो जाते हैं। इनकी गुणवत्ता, क्वालिटी में काफी वृद्धि हो जाती है। सूती वस्त्र में स्टार्च देना, रोएं साफ करना, ब्लीच करना, मर्सराइज करना, ये सूती वस्त्र पे ही देखिए होता है मर्सराइज प्रक्रिया। ये आदि परिसज्जाएं की आती। ब्लीच का कार्य भी क्या होता है, देखिए ज्यादा सूती पे होता है। रोए साफ करना भी इसी पे होता है। स्टार्च किस पे दिया जाता है, सूती पे दिया जाता है, लिनन पे दे सकते हैं, ठीक है। स्टार्च, अरारोट का स्टार्च दिया जाता है। गोंद का कलफ लगाया जाता है। चावल के माड़ का कलफ के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। परिसज्जा से वॉश एंड वियर मतलब धो और पहनो वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अस्थाई प्रेस, ड्यूरेबल प्रेस, अस्थाई चमक, परमानेंट ग्लेजिंग में इसके अधिक चमक होती है। तो सिकुड़न से रहित वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। परिसज्जा देने के बाद ये चीजें की जाती है। परिसज्जा के बाद क्या की, इस पर रंगाई एवं छपाई की जाती है। देख लीजिए ये चीज। डाइंग एंड प्रिंटिंग, तैयार सूत को अथवा वस्त्र बनाने के पश्चात उन्हें विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों में रंगकर सुंदर व आकर्षण बनाया जाता है। वस्त्र की उपयोगिता के अनुरूप इन्हें विभिन्न रंगों व डिजाइनों में रंगा जाता है। छपाई के लिए डिस्चार्ज, रोलर, अवरुद्ध, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रोलर क्या होता है, बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, वो क्या होता है कपड़े पे ऐसे 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 चलते जाते हैं, और उस पर क्या होता है डिजाइन, मतलब उस पर डिजाइन की नक्काशी की जाती है, मतलब उसको खुरुच करके उस रोलर पे क्या होता है डिजाइन बनी रहती है। कलर में डिप होके क्या होता है कपड़े पे ऐसे ऐसे जाता है और रोलर से डिजाइन होते जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग में एक ब्लॉक होता है स्टंप टाइप का, उसे क्या होता है जगह जगह ठप्पा करके छपाई की जाती है, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग आजकल नई चली हुई है। ये सब मैं सारे प्रोसेस आपको क्या बोलते हैं वीडियो के फॉर्म में मैं आपको दूंगी एक चीज का, आप कोई चीज कभी फिर भूलोगे नहीं। आपने यहाँ तक देख लिया सूती वस्त्रों के निर्माण एवं प्रक्रिया। अब ये जो शॉर्ट है मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें वो चीज नहीं थी, मैं यहाँ से बताई। सबसे पहले आपने क्या किया, तो उसका इतिहास जाना। उसके बाद आपने क्या जाना, इसकी खेती करना जाना। खेती करने के लिए आपको मिट्टी, जलवायु, वर्षा और क्या जाना आपने, कितने दिन का समय, तो समय 200 दिन, 1 वर्ष की वर्षा कितना 30 से 38 सेंटीमीटर वर्षा। जलवायु कैसी, तो आपने बोला उष्णकटिबंधीय जलवायु में।
और कैसी मिट्टी, तो आपने बोला कपास काली मिट्टी, मिट्टी की चमक जो गुड़ क्या तो वो क्षारीय होती है। इतनी चीजें आपने जान लिया। फिर आपने प्लांट लगाया, प्लांट लगाया जब आपने उसकी बोनी की तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो 3 इंच का हुआ तो उसके बाद आपने उसकी सोहनी की, सोहनी कर क्या क्या खरपतवार दूर किया। इसके पहले जान लीजिए कि इसके प्लांट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के, मध्यम, मझला और झाड़ी कह सकते हैं, जिसे श्रब कहते हैं। फिर आपने क्या किया, उनकी सोहनी की, जब 3 सेंटीमीटर के हो गए उसके बाद क्या, वो प्लांट बढ़ने लगा। जब प्लांट बढ़ने लगा तो उसमें क्या हुआ, फूल आए, पहले कली आई, बड, उसमें क्या हुआ, कलियां आई। तो कलियों की भी ये तारीफ है कि जो एक तना निकलती है, मतलब उसके एक प्लांट के एक तने में से या एक पौध कह सकते हैं पेड़ में से, तो कितना 3 से 5 कलियां लगती हैं और प्रत्येक कलियां बाद में पॉट्स में बदल जाती है। पॉट्स आप समझ गए होंगे, जिसे कोया कहते हैं। ये फल होता है कपास का, ठीक है, कपास का फल होता है। तो आप कोया हो गया, कोए को क्या करते हैं, फिर कोए को पिकिंग की प्रक्रिया द्वारा मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसमें से क्या करते हैं, रेसे को और बीज से अलग करने, कलेक्ट, पहले तो आप पिकिंग करते हैं, उठाते हैं, फिर उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं। यही प्रोसेस देखिए चल रही थी, लेकिन लिखा है कोए एकत्र करना, आपने पिकिंग किया, फिर क्या किया आपने, गिनिंग किया। गिनिंग में क्या होता है, रेसे से कोए को अलग करने की प्रक्रिया, अरे रेसे से बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। इसमें बीज अलग हो जाता है, रेसा अलग हो जाता है। तो रेशे का अलग उपयोग वस्त्र बनाने में, और जो बीज होता है वो तेल बनता है, उसका पटाखे बनते हैं, कागज बनता है, उसकी खलियां बनती है, इत्यादि कामों के लिए उपयोग होता है। फिर नंबर आता है गांठे बनाना। आपने यहां से जब रेसे अलग कर लिए, बीज अलग कर लिए, तो रेसे का करेंगे क्या, वो तो एक रुई की भांति छोटे छोटे है, तो उनका करें क्या, उनकी गांठें बनाई जाएंगी। क्यों, उसको मिल में पहुंचाने के लिए बनाओ, बिखरे रहेंगे। तो आपने क्या किया, उसके बॉल बनाए, उनकी गांठें बनाई, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, बॉलिंग प्रक्रिया कहते हैं। वो बॉलिंग कितने, उसका वेट कितना होना चाहिए, तो लगभग कितने 500 पाउंड का होता है, ठीक है, बॉलिंग प्रक्रिया में जो बॉल बन जाता है रुई का। उसके बाद बॉलिंग बन के क्या, ये मिल में, बॉलिंग के बाद इसको मिल में भेजा जाता है, ठीक है। मिल में जब जाता है तो इसकी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग होती है उन बॉल के, कोई गंदे होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, तो उनको सारा ब्लेंड करके मिक्स कर लिया था और समांतर कर दिया था। उसके बाद इसमें गांठे खोलना, वही बात है। फिर क्या कहते, गांठे समांतर जब आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आप उसकी धुनाई करते हैं। धुनाई के लिए आपने क्या देखा था कि एक मशीन थी जिसमें क्या होता है, सुइयों के टाइप हुक लगे होते हैं, उसमें भेजा था, वो क्या करता है, साफ करते चला आता है एक तरफ धुनाई में। फिर आपने देखा एक तरफ क्या होता है, इसके जो गंदगी होती है अलग निकल जाती है, और आपको 1 इंच चौड़ा और 40 इंच मोटा एक चद्दर प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते थे, तो कार्ड स्लीवर कहते थे। ये चीज ध्यान रखना। कार्ड स्लीवर के बाद वो कहाँ गया, कॉम्बिंग के लिए गया। कॉम्बिंग की प्रक्रिया आप समझते हैं, जिसे कंघी करना कहते हैं। तो कंघी करने की प्रक्रिया ये मैं बता रही हूँ, कॉम्बिंग। तो कंघी करने की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे आपके बाल सुलझाए जाते हैं, वैसे ही रेसों को सुलझाया जाता है। तो स्टेपल रेसे जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जो जैसे बाल जो झड़ रहे निकलते हैं, वैसे ही जो रेसे ज्यादा छोटे होते हैं या खराब होते हैं, वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं। उन रेसों का उपयोग क्या किया था, तो रेयान बनाने में किया जाता है, और उनका अलग अलग तरीके से, उनका भी जहां जरूरत होती है वहां उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आप समझ गए। कंघी करने के बाद आपको कैसा क्या प्राप्त हो रेसे, तो उन रेसों को कार्ड स्लीवर कहते हैं, कॉम्ब स्लीवर कहते हैं। अब ये दोनों रेसे बने हैं, उनका क्या होगा, इनकी पोनियां बनती हैं। उनकी क्या होती है, पोनियां बनती हैं। उन पोनियों को फिर, ये पोनियां क्या होता है, ये पोनियां फिर कताई के लिए आती हैं। फिर क्या होता है, वो स्पिनिंग की प्रोसेस होती है। स्पिनिंग की प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो कताई का यंत्र होता है उसमें उन पोनियों को डाला जाता है। जब वो पोनियां उसमें जाती है तो वो स्पिनिंग में क्या होता है, और खींचते हैं। कताई कैसे आपने देखा होगा, चरखे पे कताई कैसी होती है, तो ऐसे एक चरखा बना होता है, एक जैसे चरखा होता है, ऐसे करके कुछ मशीन होती है जिसमें, तो धागे क्या होता है, इस पे खींचते जाते हैं, और यहाँ पे कुछ लगा होता है, उसमें क्या करते हैं, उसको धागे को मोड़ते जाते हैं। या आप जो ये छोटा आता है, जो हुक टाइप का गांव में एक रहता है, उस पर भी कताई की जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं, ऐसे खुले खुले से जो धागे रेसे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, मोड़ मोड़ के इसमें से ऐसे फंसाया जाता है, और नेक्स्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे उसका मतलब कताई की जाती है। ये तो फिर क्या कहते हैं, इसकी कताई की जाती है। आपने जाना, कताई करने के बाद क्या होता है, वो एक लच्छी तैयार होती है, मतलब ऐठन देके वो एक धागा तैयार हो जाता है, ठीक है, एक धागा तैयार हो जाता है। या तो आप उसे बॉबिन पे लपेटो, या तो इसको स्पूल बनाओ, या तो आप लच्छी बनाओ, या तो आप उसकी बॉल बना लो। ये चीजें यहाँ तक जाएंगे। अब धागा तैयार हो गया तो करेंगे क्या, उसकी बुनाई करेंगे। अब धागा आपको प्राप्त हो गया तो आप क्या करोगे, उसको वो जो धागा है वो कपड़ा बुनने के लिए तैयार हो गया। अब आप उसकी क्या करोगे, तो बुनाई, वीविंग प्रोसेस करोगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार की वीविंग प्रोसेस के ज्यादा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार होते हैं। बुनाई का सबसे मेन क्या होता है, तो ताना, इसको जो भरने की प्रोसेस होती है वो बाना, ठीक है।
वेफ्ट और वार्प दो होता है। तो ये यहाँ पे बुनाई हो गई। बुनाई में भी बहुत सारा चीजें आपने पढ़ा कि शादी बुनाई से लॉन्ग क्लॉथ, मलमल, कैम्ब्रिक के वस्त्र बन रहे थे, और आपने देखा ट्विल बुनाई से जींस, डेनिम इत्यादि बन रहे थे। वस्त्र बन के तैयार हो गए, पर वस्त्र साफ सुथरे नहीं है, सुंदर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप परिसज्जा करते हैं। परिसज्जा में क्या होता है, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कॉटन पढ़ रहे हैं, तो कॉटन पे मर्सराइजिंग होता है, कॉटन पे ग्लीचिंग होता है, कॉटन पे क्या होता है, ब्लीचिंग होता है, कॉटन पे ग्लेजिंग की प्रोसेस की जाती है, कॉटन पे और क्या होता है, रोएं साफ करने की प्रोसेस की जाती है। तो ये सब कॉटन पे की जाती है। ड्यूरेबल प्रेस क्या आता है कि क्या होता है, जो मुड़े नहीं, कपड़ा स्थायी रूप से मतलब एकदम स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। अब आगे आता है रंगाई। तो अब कपड़े को रंगाई करेंगे तभी तो अट्रैक्टिव लगेगा, तभी तो उस चीज को हम लेना चाहेंगे। उसके लिए क्या विभिन्न प्रकार की रंगाई का प्रयोग करते हैं, जिसमें डिस्चार्ज, रोलर, अवरुद्ध, जिसे रजिस्ट्रेट करते हैं। रजिस्ट्रेट के लिए क्या होता है, क्या मोम का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग का उपयोग किया, मतलब रंग उड़ा के रजिस्ट्रेट कर, या तो अवरुद्ध कताई, ब्लॉक प्रिंटिंग में ब्लॉक स्टैंप का यूज किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनें होती है जिसमें से निकलते जाते हैं। ये सब सारा मैं आपको एक एक चीज जब इसका चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगी। अभी मैं कपास पढ़ रही, जितनी जरूरत है उतने बता रही। ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नंबर आता है कपास की विशेषताएं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं कपास की विशेषताएं कल बताऊंगी। और इसमें से थोड़ा सा आप जान लो, ये देख लो कपास की क्या क्या विशेषताएं, इसका सारांश देख लो, फिर मैं चीजें समझा दूंगी। कपास की विशेषताओं में वही है जो आगे आपने रेसो में पढ़ा था। ताप संवाहकता का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। इसमें ये क्या ताप के सुचालक होते हैं, कुचालक नहीं होता, इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता, इसीलिए लोग क्या करते हैं, हर जगह के लोग इसका उपयोग करते हैं। यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है। रगड़ का प्रभाव इस पे नहीं होता, तभी तो इसको रगड़ के घसड़ के जैसे मन करे वैसे धोते हैं। इसको लोग क्या करते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं, पानी में उबाल देते हैं। जो हॉस्पिटल में कपड़े यूज होते हैं, तो धुलाई में भी आसान है, सिकुड़न होती है इस पे ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए आप कॉटन कपड़े पहन लीजिए, जैसे जैसे बैठेंगे वैसे उस पर क्रीज क्या होती है, पड़ती जाती है। सूक्ष्म जीवों फफूंद का प्रभाव इस पे हानिकारक पड़ता है। सूक्ष्म जीवाणुओं का और फफूंद का इस पे प्रभाव पड़ता है। इस चीज को आप याद रखें, फफूंद का प्रभाव इस पे पड़ता है। ठीक है, जीवाणुओं से ज्यादा इस पे क्या होता है, फफूंद का प्रभाव पड़ता है, फफूंदी इस पे लगती है। विद्युत संवाहकता अच्छा होता है, इसलिए क्या कहते हैं, ये उष्मा का सुचालक कहते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये हमको गर्मी के दिनों में आराम देता है। और शोषक क्षमता इसमें अच्छी होती है। ये सेलुलोजिक फाइबर है, इसकी लंबाई आधा इंच से लेके 2.5 इंच तक होती है। इसका जो व्यास है, माइक्रोन जो होते हैं ना, डायमीटर जिसको कहते हैं, व्यास कितना है, 16 से 20 माइक्रोन होता है। अणु विचरी रहता है, मतलब माइक्रोस्कोप से इसको अगर आप देखेंगे तो ये घूमते हुए रिबन के समान दिखता है। कैसा, वो भी सूखा, जो कपास सूख जाता है जिसके अंदर सैप नहीं होता, वो कैसा दिखता है, तो घूमते रिबन के समान दिखता है। इसकी रम एवं चमक क्या होती है, इससे चमकहीन होता है, इसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, इसमें चमक कैसे दी जाती है, तो ग्लेजिंग प्रोसेस के द्वारा दी जाती है। प्रत्यास्था का इसमें अभाव होता है। प्रत्यास्था का मतलब इलास्टिसिटी का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ये तनने की क्षमता इसमें नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, लोग कहते हैं एक बार पहले खरीद के लाओ तो उसको धुल लो, उसके बाद उसकी सिलाई करो, क्योंकि कहते हैं कि श्रिंक हो जाता है, मतलब खिंचता नहीं है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। मजबूती इसमें अधिक होती है। सिकन प्रतिरोधकता का भी इसमें अभाव होता है। ठीक है, विविधीय स्थायित्व गुण मौजूद होता है, मतलब कपड़ा ये नहीं कि इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। जो कपड़े में विविधीय स्थायित्व नहीं था, वही कपड़ा आप जैसे चाहो वैसे पहन सकते हो, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसमें विविधीय स्थायित्व का क्या होता है, अभाव होता है। यही सारी चीजें हैं, कल मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूंगी। वैसे आपको यहाँ से चीजें समझ में, मैंने निचोड़ बता दिया है। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।